अध्याय 9 अभिप्रेरणा एवं संवेग। सुनीता एक बहुत कम जाने माने शहर की लड़की है। इंजीनियरिंग के विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए वह प्रतिदिन लगभग 10 से 12 घंटे तक कठिन परिश्रम करती है। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त हेमंत एक पर्वतारोहण अभियान में भाग लेना चाहता है तथा एक पर्वतारोही संस्थान में गहन परीक्षण ले रहा है। अमन अपनी छात्रवृत्ति में से कुछ रुपए बचा रहा है जिससे वह अपनी माँ के लिए एक उपहार खरीद सके। यह केवल कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि मानव व्यवहार में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है। उपरोक्त में से प्रत्येक व्यवहार का कारण कोई अभिप्रेरक है। व्यवहार लक्ष्य निर्धारित होता है। लक्ष्य निर्धारित व्यवहार तब तक चलता रहता है जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोग विभिन्न कार्यों की योजना बनाते हैं और उनका क्रियान्वयन करते हैं। यदि सुनीता कड़ी मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं होती है तो उसे कैसा लगेगा, अथवा यदि अमन के छात्रवृत्ति धन की चोरी हो जाए तो उसे कैसा लगेगा। संभव है कि सुनीता दुखी हो जाए और अमन क्रुद्ध हो जाए। यह अध्याय आपको अभिप्रेरणा एवं संवेग के मूल संप्रत्ययों तथा इन दोनों क्षेत्रों से संबंधित विकास को समझने में सहायता करेगा। आप कुंठा एवं द्वंद्व के संप्रत्यय को भी जानेंगे। मूल संवेगों, उनके जैविक आधारों, प्रकट अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक प्रभावों, उनका अभिप्रेरणा के साथ संबंध और संवेगों के बेहतर प्रबंधन करने की प्रविधियों का भी यहाँ वर्णन किया जाएगा। अभिप्रेरणा का स्वरूप। अभिप्रेरणा का संप्रत्यय इस बात पर फोकस करता है कि व्यवहार में गति कैसे आती है। अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन लैटिन शब्द मोवेर से बना है जिसका संदर्भ क्रियाकलाप की गति से है। हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश व्यवहारों की व्याख्या भी अभिप्रेरकों के आधार पर की जाती है। आप विद्यालय या महाविद्यालय क्यों जाते हैं? इस व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं या मित्र बनाना चाहते हैं, या फिर आपको एक अच्छी नौकरी पाने के लिए एक डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता है, या आप अपने माता पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं इत्यादि। इन कारणों की कोई संयुक्ति या अन्य कारण भी आपके उच्च शिक्षा लेने की व्याख्या कर सकते हैं। अभिप्रेरक व्यवहारों का पूर्वानुमान करने में भी सहायता करते हैं। यदि किसी व्यक्ति में तीव्र उपलब्धि अभिप्रेरक हो तो वह विद्यालय में, खेल में, व्यापार में, संगीत में तथा अनेक अन्य परिस्थितियों में कड़ा परिश्रम करेगा। अतः अभिप्रेरक वे सामान्य स्थितियां हैं जिनके आधार पर हम भिन्न परिस्थितियों में व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा व्यवहार के निर्धारकों में से एक है। मूल प्रवृत्तियां, अंतर्नोद, आवश्यकताएं, लक्ष्य तथा उत्प्रेरक अभिप्रेरणा के विस्तृत दायरे में आते हैं। अभिप्रेरणात्मक चक्र। मनोवैज्ञानिक अब आवश्यकता के संप्रत्यय का उपयोग व्यवहार की अभिप्रेरणात्मक विशिष्टताओं का वर्णन करने के लिए करते हैं। किसी आवश्यक वस्तु का अभाव या न्यूनता ही आवश्यकता है। आवश्यकता अंतर्नोद को जन्म देती है। किसी आवश्यकता के कारण जो तनाव या द्वेलन उत्पन्न होता है वही अंतर्नोद है। इसके कारण यादृच्छिक क्रियाकलाप को ऊर्जा मिलती है। जब किसी एक यादृच्छिक क्रियाकलाप के द्वारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो अंतर्नोद समाप्त हो जाता है तथा प्राणी भी क्रियाशील नहीं रहता है। प्राणी पुनः संतुलित दशा में लौट जाता है। इस प्रकार की अभिप्रेरणात्मक घटनाओं के चक्र को हम चित्र 9.1 में इस पाठ में देख सकते हैं। क्या अभिप्रेरक विभिन्न प्रकार के होते हैं? क्या विभिन्न अभिप्रेरकों को जैविक आधार पर समझाया जा सकता है? यदि आपके अभिप्रेरक की संतुष्टि न हो पाए तो क्या होता है? इस अध्याय के आगे के खंडों में हम उपरोक्त एवं अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभिप्रेरकों के प्रकार। मूल रूप से अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जैविक एवं मनोसामाजिक। जैविक अभिप्रेरक को शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरक भी कहते हैं क्योंकि
उनका संचालन मुख्यतः शरीर के शरीर क्रियात्मक तंत्र पर निर्भर करता है। इसके विपरीत मनोसामाजिक अभिप्रेरक प्राथमिक रूप से विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के साथ व्यक्ति की अंतःक्रिया द्वारा सीखे गए होते हैं। फिर भी दोनों प्रकार के अभिप्रेरक परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, अर्थात कुछ परिस्थितियों में जैविक कारक कुछ अभिप्रेरकों को उत्पन्न करते हैं, जबकि कुछ अन्य परिस्थितियों में मनोसामाजिक कारक अभिप्रेरक को उत्पन्न कर सकते हैं। अतः आप यह याद रखें कि कोई भी अभिप्रेरक अपने आप में पूर्णतः जैविक अथवा मनोसामाजिक नहीं होता, बल्कि वे व्यक्ति में विभिन्न मिश्रणों में उद्दीपित होते हैं। जैविक अभिप्रेरक अभिप्रेरणा को समझने के लिए जैविक अथवा शरीर क्रियात्मक उपागम सबसे पहले अपनाए गए। बाद में जो सिद्धांत विकसित हुए उनमें भी जैविक उपागम के प्रभाव के शेष चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। अनुकूली क्रिया के संप्रत्यय पर दृढ़ रहने वाले उपागम भी मानते हैं कि प्राणी की आवश्यकताएं आंतरिक शरीर क्रियात्मक असंतुलन अंतर्नोद उत्पन्न करती हैं तथा जो ऐसे व्यवहारों को उद्दीपित करती हैं जिनके कारण वे कुछ विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्रिया करते हैं, जिससे अंतर्नोद घट जाता है। अभिप्रेरणा की सबसे पुरानी व्याख्या मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय पर आधारित थी। मूल प्रवृत्ति उन सहज व्यवहारों के प्रतिरूप को सूचित करती है जिसका निर्धारण जैविक कारकों से होता है, न कि वे सीखे हुए होते हैं। कुछ सामान्य मानवीय मूल प्रवृत्तियां जिज्ञासा, पलायन, प्रतिकर्षण, प्रजनन, पैतृक देखभाल इत्यादि हैं। मूल प्रवृत्तियां ऐसी अंतर्जात प्रवृत्तियां हैं जो एक प्रजाति के सभी सदस्यों में पाई जाती हैं तथा जो व्यवहार को पूर्व कथनीय तरीकों से निर्दिष्ट करती हैं। मूल प्रवृत्ति बहुधा कुछ कार्य करने के अंतःप्रेरणा को प्रदर्शित करती है। मूल प्रवृत्ति का एक बल या आवेग होता है जो प्राणी को कुछ ऐसी क्रिया करने के लिए चालित करता है जो उस बल या आवेग को कम कर सके। इस उपागम द्वारा जिन मूल जैविक आवश्यकताओं की व्याख्या की जाती है वे हैं भूख, प्यास तथा काम वृत्ति, जो कि व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। भूख: जब किसी को भूख लगी हो तो भोजन की आवश्यकता सर्वोपरि हो जाती है। यह व्यक्ति को भोजन प्राप्त करने और उसे खाने के लिए अभिप्रेरित करती है। लेकिन आपको भूख की अनुभूति क्यों होती है? अनेक अध्ययन सूचित करते हैं कि शरीर के भीतर तथा बाहर घटित होने वाली अनेक घटनाएं भूख को उद्दीपित या निरुद्ध कर सकती हैं। भूख के उद्दीपकों में अंतर्निहित है आमाशय में संकुचन, जो यह इंगित करता है कि आमाशय रिक्त है। रक्त में ग्लूकोज की निम्न सांद्रता, प्रोटीन का निम्न स्तर तथा शरीर में वसा के भंडारण की मात्रा शरीर में ईंधन की कमी के प्रति यकृत भी प्रतिक्रिया करता है तथा वह मस्तिष्क को तंत्रिका आवेग प्रेषित करता है। भोजन की सुगंध, स्वाद या दर्शन भी खाने की इच्छा उत्पन्न करते हैं। ज्ञातव्य है कि इनमें से कोई भी एक अपने आप में यह भाव नहीं जगाते कि आप भूखे हैं। ये सब बाह्य कारकों जैसे स्वाद, रंग, दूसरों को भोजन करते हुए देखना तथा भोजन की सुगंध इत्यादि के साथ संयुक्त होकर आपको यह समझने में सहायता करते हैं कि आप भूखे हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि हमारी भूख अधश्चेतक में स्थित पोषण तृप्ति की जटिल व्यवस्था, यकृत और शरीर के अन्य अंगों तथा परिवेश में स्थित बाह्य संकेतों द्वारा नियंत्रित होती है। कुछ शरीर क्रिया वैज्ञानिकों का मत है कि यकृत के उपापचयी क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों के कारण भूख की अनुभूति होती है। मस्तिष्क के उस भाग को जिसे अधश्चेतक कहते हैं, यकृत संकेत भेजता है। अधश्चेतक के दो क्षेत्र जिनका भूख से संबंध है वे हैं पार्श्विक अधश्चेतक तथा अधरमध्य अधश्चेतक। पार्श्विक अधश्चेतक भूख संदीपन क्षेत्र समझा जाता है। पशुओं के क्षेत्र को उद्दीपित करने पर वे भोजन करने लगते हैं। जब यह क्षतिग्रस्त हो जाता है तो पशु खाना छोड़ देते हैं तथा अनशन से उनकी मृत्यु हो जाती है। अधरमध्य अधश्चेतक के मध्य में स्थित होता है। इसे भूख नियंत्रण क्षेत्र कहते हैं तथा यह भूख के अंतर्नोद को निरुद्ध कर देता है। क्या अब आप उन लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं जो अत्यधिक भोजन करते हैं और अत्यंत मोटे हो जाते हैं, तथा उन लोगों के बारे में भी जो बहुत कम भोजन करते हैं या जो कम खाकर दुबले होने की चेष्टा करते हैं? प्यास:
यदि आपको लंबे समय तक पानी से वंचित रखा जाए तो आपको क्या होगा? आपको प्यास क्यों लगती है? जब हम कई घंटे तक पानी से वंचित रह जाते हैं तो हमारा मुंह तथा गला सूखने लगता है तथा शरीर के ऊतकों में निर्जलीकरण होने लगता है। सूखे मुंह को आर्द्र करने के लिए पानी पीना आवश्यक है, किंतु केवल मुंह का सूखना ही पानी पीने के व्यवहार में परिणत नहीं होता, बल्कि शरीर के भीतर घटित होने वाली प्रक्रियाएं प्यास तथा पानी पीने को नियंत्रित करती हैं। निर्जलीकरण में शरीर के ऊतकों में पर्याप्त मात्रा में जल पहुंचने पर ही मुंह तथा गले का सूखना दूर हो जाता है। शारीरिक स्थितियां पानी पीने के व्यवहार को प्रमुखतः उद्दीपित करती हैं। कोशिकाओं से पानी का क्षय तथा रक्त के परिमाण का घटना। जब शरीर से तरल द्रव्यों का क्षय होता है तो कोशिकाओं के भीतर से भी जल का ह्रास होता है। अधश्चेतक में कुछ तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जिन्हें परासरग्राही कहते हैं, जो कोशिकाओं के निर्जलीकरण की स्थिति में तंत्रिका आवेग उत्पन्न करती है। यह तंत्रिका आवेग प्यास तक पानी पीने के लिए संकेत का कार्य करते हैं। जब प्यास का नियंत्रण परासरणग्राही द्वारा होता है तो उसे कोशिकीय निर्जलीकरण प्यास कहते हैं। अभी कुछ शोधकर्ताओं की मान्यता है कि जो तंत्र पानी पीने की व्याख्या करता है वही पानी पीने को रोकने के लिए भी उत्तरदायी है। दूसरे शोधकर्ता मानते हैं कि पानी पीने के परिणाम स्वरूप आमाशय में जो उद्दीपन होता है वह पानी पीने को रोकने में प्रभावी होता है, किंतु प्यास के अंतर्नोद के अंतर्निहित सुनिश्चित शरीर क्रियात्मक तंत्र को समझना अभी शेष है। काम। मनुष्य तथा पशुओं दोनों में ही एक अत्यंत शक्तिशाली अंतर्नोद काम अंतर्नोद है। काम क्रिया की अभिप्रेरणा मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत बलशाली कारक है, किंतु काम केवल एक जैविक प्रेरक से कहीं अधिक है। यह अन्य प्राथमिक अभिप्रेरकों भूख प्यास से अनेक प्रकार से भिन्न है। जैसे काम क्रिया एक व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक नहीं है। काम क्रिया का लक्ष्य समस्थिति प्राणी की एक समग्र के रूप में स्थिरता बनाए रखने की प्रवृत्ति या स्थिरता के भंग हो जाने पर समावस्था को पुनः स्थापित करना नहीं है तथा काम अंतर्नोद आयु के साथ विकसित होता है इत्यादि। निम्न प्रजातियों के पशुओं में यह उनकी अनेक शरीर क्रियात्मक दशाओं पर निर्भर करता है। मानव में काम अंतर्नोद जैविक कारकों द्वारा गहनता से नियंत्रित होता है, किंतु कभी कभी काम को एक जैविक अंतर्नोद की श्रेणी में रखना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। शरीर क्रिया वैज्ञानिकों का सुझाव है कि काम इच्छा की तीव्रता रक्त में प्रवाहित हो रहे उन रासायनिक तत्वों पर निर्भर करती है जिन्हें यौन हार्मोन कहते हैं। पशुओं तथा मनुष्यों पर किए गए अध्ययन बताते हैं कि जनन ग्रंथि अर्थात पुरुषों में शुक्र ग्रंथि एवं स्त्रियों में डिंब ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले यौन हार्मोन ही काम अभिप्रेरणा के लिए उत्तरदायी हैं। काम अभिप्रेरणा पर अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों जैसे अधिवृक्क और पीयूष ग्रंथियों का भी प्रभाव पड़ता है। मनुष्यों में काम अंतर्नोद का उद्दीपन प्राथमिक रूप से बाह्य उद्दीपकों पर तथा उसकी अभिव्यक्ति संस्कृति पर आधारित अधिगम पर निर्भर करती है। मनोसामाजिक अभिप्रेरक। सामाजिक अभिप्रेरक अधिकांशतः सीखे हुए या अर्जित होते हैं। सामाजिक अभिप्रेरकों को अर्जित करने में सामाजिक समूहों जैसे परिवार, पड़ोस, मित्रगण और संबंधियों का बहुत योगदान होता है। ये अभिप्रेरकों के जटिल रूप हैं जो व्यक्ति की उसके सामाजिक परिवेश के साथ अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। संबंधन अभिप्रेरक। प्रतिदिन हमें दूसरों के साथ की या मित्रों की आवश्यकता होती है या हम दूसरों के साथ किसी प्रकार का संबंध बनाना चाहते हैं। कोई भी सदैव अकेले नहीं रहना चाहता। जैसे ही लोग परस्पर आपस में कुछ समानताएं देखते हैं वे एक समूह बना लेते हैं। समूह का निर्माण अथवा सामूहिकता मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अक्सर लोग दूसरों के निकट पहुंचने, उनकी सहायता प्राप्त करने तथा उनके समूह का सदस्य बनने के लिए घोर प्रयास करते हैं। दूसरों को चाहना तथा भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से उनके निकट आने की चाह को संबंधन
कहते हैं। इसमें सामाजिक संपर्क की अभिप्रेरणा अंतर्निहित है। संबंधन की आवश्यकता उस समय उद्दीप्त होती है जब लोग अपने को खतरे में या असहाय महसूस करते हैं, और उस समय भी जब वे प्रसन्न होते हैं। जिन व्यक्तियों में यह आवश्यकता प्रबल होती है वे दूसरों का साथ खोजते हैं तथा दूसरों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। शक्ति अभिप्रेरक। शक्ति की आवश्यकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके कारण वह दूसरों के संवेगों तथा व्यवहारों पर अभिप्रेत प्रभाव डालता है। शक्ति अभिप्रेरक के विभिन्न लक्ष्य हैं: प्रभाव डालना, नियंत्रण करना, सम्मत कराना, नेतृत्व करना तथा दूसरों को मोहित कर लेना, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, दूसरों की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाना। डेविड मैकक्लेलैंड 1975 ने शक्ति अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति के 4 सामान्य तरीके बताए हैं। प्रथम, व्यक्ति शक्ति या सामर्थ्य का बोध प्राप्त करने के लिए अपने बाहर के स्रोतों का उपयोग करता है, जैसे खेल के सितारों के बारे में कहानियां पढ़कर या किसी लोकप्रिय व्यक्ति के साथ संलग्न होकर। द्वितीय, शक्ति का बोध अपने शरीर के स्रोतों द्वारा भी किया जा सकता है और उसकी अभिव्यक्ति शारीरिक सौष्ठव का निर्माण करके तथा अपने आवेगों एवं अंतः प्रेरणाओं पर नियंत्रण करके की जा सकती है। तृतीय, व्यक्ति कुछ कार्य व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बहस करता है या किसी अन्य व्यक्ति के साथ इसलिए प्रतियोगिता करता है कि उसको प्रभावित कर सके या उससे प्रतिस्पर्धा कर सके। चतुर्थ, व्यक्ति किसी संगठन के सदस्य के रूप में दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए भी कार्य करता है, जैसे कि किसी राजनीतिक दल के नेता के रूप में वह राजनीतिक दल के तंत्र का उपयोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए कर सकता है। इनमें से कोई भी तरीका किसी व्यक्ति की शक्ति अभिप्रेरणा की अभिव्यक्ति में प्रमुख हो सकता है या उस पर छा सकता है, किंतु इसमें आयु और जीवन अनुभवों के साथ परिवर्तन भी आता है। उपलब्धि अभिप्रेरक। आपने देखा होगा कि कुछ विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक या श्रेणी पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं या दूसरे के साथ स्पर्धा करते हैं, क्योंकि अच्छे अंक या श्रेणी उनके लिए उच्च शिक्षा और बेहतर नौकरी का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उत्कृष्टता के मापदंड को प्राप्त करने की यह आवश्यकता उपलब्धि अभिप्रेरक कहलाती है। उपलब्धि की आवश्यकता, जिसे एनएक्ट भी कहते हैं, व्यवहारों का अर्जन एवं निर्देशन करती है तथा परिस्थितियों के प्रत्याक्षण को प्रभावित करती है। सामाजिक विकास के शुरू के वर्षों में बच्चे उपलब्धि अभिप्रेरक को अर्जित करते हैं। वे स्रोत जिनसे वे यह अभिप्रेरक अर्जित करते हैं उनमें माता पिता, दूसरे भूमिका प्रतिरूप तथा सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव शामिल है। वे व्यक्ति जिनमें उच्च उपलब्धि अभिप्रेरक होते हैं ऐसे कृत्यों को वरीयता देते हैं जो मध्यम कठिनाई स्तर तथा चुनौती वाले हों। उनमें अपने निष्पादन के संबंध में जानकारी या पुनर्भरण प्राप्त करने की इच्छा सामान्य से अधिक होती है, अर्थात वे ज्ञात करना चाहते हैं कि वे कैसा निष्पादन कर रहे हैं जिससे कि वे चुनौती से निपटने के लिए अपने लक्ष्यों में आवश्यक फेरबदल कर सकें। जिज्ञासा एवं अन्वेषण। कभी कभी व्यक्ति ऐसे कार्य भी करते हैं जिनका कोई सुस्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, किंतु वे ऐसे कार्यों से भी कुछ आनंद प्राप्त करते हैं। किसी विशेष पहचाने जाने वाले लक्ष्य के बिना भी कार्य करना एक अभिप्रेरणात्मक प्रवृत्ति है। नए अनुभव प्राप्त करने की इच्छा, सूचनाएं प्राप्त करने से प्रसन्नता की अनुभूति इत्यादि जिज्ञासा के संकेत हैं। अतः जिज्ञासा उन व्यवहारों का वर्णन करती है जिनका मुख्य अभिप्रेरक अपने क्रियाकलापों में व्यस्त रहना प्रतीत होता है। यदि आकाश हमारे ऊपर गिर जाए तो क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न क्या होगा यदि बुद्धिजीवियों को उत्तर खोजने के लिए उद्दीप्त करते हैं। अनेक अध्ययन प्रदर्शित करते हैं कि जिज्ञासापूर्ण व्यवहार केवल मानवों में ही परिलक्षित नहीं होते, बल्कि पशु भी इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। हम अपनी जिज्ञासा एवं संवेदी उद्दीपन की आवश्यकता के कारण परिवेश का अन्वेषण करने के लिए परिचालित होते हैं। विभिन्न प्रकार के संवेदी उद्दीपन की आवश्यकता जिज्ञासा से घनिष्ठ रूप से संबंध होती है। यह मूल अभिप्रेरक है तथा अन्वेषण एवं जिज्ञासा उसकी अभिव्यक्ति है। हमारे आसपास की वस्तुओं के प्रति हमारा ज्ञान अपने आसपास के संसार का अन्वेषण करने के लिए प्रबल अभिप्रेरक का कार्य करता है। बारंबार होने वाले अनुभवों से हम ऊब जाते हैं, अतः हम कुछ नया ढूंढने लगते हैं। शिशुओं तथा छोटे बच्चों में यह अभिप्रेरक अत्यंत प्रबल होता है। उन्हें अन्वेषण करने की स्वतंत्रता संतोष प्रदान करती है जो उनकी मुस्कुराहट तथा बबलाने में
प्रकट होता है। जैसा कि हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं, जब बालकों में अन्वेषण के अभिप्रेरक को हतोत्साहित किया जाता है तो वे सरलता से दुखी हो जाते हैं। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। मानव अभिप्रेरणा के संबंध में कई मत हैं। इनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत अब्राहम एच मैस्लो 1970 के द्वारा दिया गया है। उन्होंने मानव व्यवहार को चित्रित करने के लिए आवश्यकताओं को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया है। उनके सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहते हैं और यह सिद्धांत अपने सैद्धांतिक एवं अनुप्रयुक्त मूल्यों के कारण अत्यंत लोकप्रिय है। मैस्लो का मॉडल एक पिरामिड के रूप में संप्रत्ययित किया जा सकता है, जिसमें पदानुक्रम के तल में मूल शरीर क्रियात्मक या जैविक आवश्यकताएं हैं जो कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हैं, जैसे भूख, प्यास इत्यादि। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। मानव अभिप्रेरणा के संबंध में कई मत हैं। इनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय सिद्धांत अब्राहम एच मैस्लो 1970 के द्वारा दिया गया है। उन्होंने मानव व्यवहार को चित्रित करने के लिए आवश्यकताओं को एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया है। उनके सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहते हैं। मैस्लो का मॉडल एक पिरामिड के रूप में संप्रत्ययित किया जा सकता है, जिसमें पदानुक्रम के तल में मूल शरीर क्रियात्मक या जैविक आवश्यकताएं हैं जो कि जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक हैं, जैसे भूख, प्यास इत्यादि। जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तभी व्यक्ति में खतरे से सुरक्षा की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इसका तात्पर्य भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रकार के खतरों से सुरक्षा का है। इसके पश्चात दूसरों का उनसे प्रेम करना तथा उनका प्रेम प्राप्त करना आता है। यदि हम इस आवश्यकता को पूरा करने में सफल हो जाते हैं तब हम स्वयं आत्मसम्मान तथा दूसरों से सम्मान प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। पदानुक्रम में इससे ऊपर आत्मसिद्धि की आवश्यकता है, जो एक व्यक्ति की अपनी संभाव्यताओं को पूर्ण रूप से विकसित करने के अभिप्रेरण में परिलक्षित होती है। आत्मसिद्ध व्यक्ति आत्म-जागरूक, समाज के प्रति अनुक्रियाशील, सृजनात्मक, स्वतः स्फूर्त तथा नवीनता एवं चुनौती के प्रति मुक्त होता है। ऐसे व्यक्ति में हास्य भावना होती है तथा गहरे अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने की क्षमता होती है। पदानुक्रम में निम्न स्तर की आवश्यकताएं शरीर क्रियात्मक जब तक संतुष्ट नहीं हो जाती तब तक प्रभावी रहती हैं। एक बार जब वे पर्याप्त रूप से संतुष्ट हो जाती हैं तब उच्च स्तर की आवश्यकताएं व्यक्ति के ध्यान एवं प्रयासों में केंद्रित हो जाती हैं। किंतु यह उल्लेखनीय है कि अधिकांश व्यक्ति निम्न स्तर की आवश्यकताओं के लिए अत्यधिक सरोकार होने के कारण सर्वोच्च स्तर तक पहुंच ही नहीं पाते। कुठा एवं द्वंद्व। अब तक हमने अभिप्रेरणा के विभिन्न सिद्धांतों पर दृष्टिपात किया है। ये सिद्धांत अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को समझाते हैं कि अभिप्रेरित व्यवहार क्यों घटित होता है तथा विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरित व्यवहारों के कारण क्या-क्या हैं। अब हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि जब अभिप्रेरित क्रिया अवरुद्ध हो जाती है अथवा जब वह कुछ कारणों से असफल हो जाती है तब क्या होता है। हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि जब व्यक्ति में एक ही समय में एक से अधिक अभिप्रेरक अथवा आवश्यकताएं जागृत हो जाती हैं तब क्या होता है। इन दोनों सरोकारों की व्याख्या अभिप्रेरणा से संबंधित दो महत्वपूर्ण संप्रत्यय कुंठा, फ्रस्ट्रेशन तथा द्वंद्व, कॉन्फ्लिक्ट द्वारा की जा सकती है। कुंठा। अनेक अवसरों पर स्थितियां अप्रत्याशित मोड़ ले लेती हैं और हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो जाते हैं। एक इष्ट लक्ष्य का अवरुद्ध हो जाना दुखदायी होता है, किंतु हम सभी ने उसका अनुभव जीवन में भिन्न भिन्न स्तरों पर किया है। कुंठा तब उत्पन्न होती है जब पूर्वापेक्षित इष्ट लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तथा अभिप्रेरक अवरुद्ध हो जाता है। यह एक विमुखी दशा है तथा कोई भी इसे पसंद नहीं करता। कुंठा के कारण
विभिन्न व्यवहारात्मक तथा संवेगात्मक प्रतिक्रियाएं होती हैं। इनके अंतर्गत आक्रामक व्यवहार, स्थिरण, पलायन, परिहार तथा रोना शामिल है। वस्तुतः डॉलर्ड तथा मिलर द्वारा दी गई कुंठा आक्रामकता फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन की परिकल्पना हाइपोथेसिस अत्यंत प्रसिद्ध है। यह परिकल्पना कहती है कि आक्रामकता कुंठा का ही उत्पादन है। आक्रामक क्रियाएं या तो स्व या अवरोध उत्पन्न करने वाले कारक या किसी प्रतिस्थानिक की दिशा में निर्दिष्ट होती हैं। प्रत्यक्ष आक्रामक व्यवहार दंड के भय से निरुद्ध हो सकते हैं। कुंठा के प्रमुख स्रोत या कारण निम्नलिखित में पाए जाते हैं। पहला, पर्यावरणीय बल, जो कि भौतिक वस्तुएं निरुद्ध करने वाली परिस्थिति या ऐसे दूसरे व्यक्ति हो सकते हैं जो किसी को एक विशेष लक्ष्य तक पहुंचने से रोकते हैं। दूसरा, वैयक्तिक कारक जैसे अपर्याप्तताएं या संसाधनों का अभाव जिनके कारण लक्ष्य तक पहुंचना कठिन हो जाता है या संभव ही नहीं हो पाता है। तथा तीसरा, विभिन्न अभिप्रेरकों के मध्य द्वंद्व, जब कभी एक व्यक्ति को परस्पर विरोधी आवश्यकताओं, इच्छाओं, अभिप्रेरकों तथा मांगों के बीच चयन करना पड़ता है तो द्वंद्व होता है। द्वंद्व तीन प्रकार के होते हैं: उपागम द्वंद्व, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, परिहार द्वंद्व, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और उपागम परिहार द्वंद्व, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। जब दो व्यथात्मक तथा इष्ट विकल्पों में से एक का चयन करना पड़ता है तो उपागम द्वंद्व होता है, किंतु जब दो निषेधात्मक एवं परस्पर अवांछनीय विकल्पों में से एक को चुनना पड़ता है तो परिहार द्वंद्व होता है। वास्तविक जीवन में इस प्रकार के द्विपरिहार द्वंद्व हो सकते हैं जब व्यक्ति के सामने ऐसी द्विविधा हो, जैसे दांत के डॉक्टर के पास जाने या दांत सड़ने या सड़क के किनारे भोजन करने या भूखे रह जाने के विकल्पों में से चयन करना हो। उपागम परिहार द्वंद्व तब उत्पन्न होता है जब एक ही लक्ष्य या क्रिया आकृष्ट भी करे और प्रतिकर्षित भी। उपागम परिहार द्वंद्व का प्रमुख लक्षण उभय भाविता होता है, अर्थात विध्यात्मक तथा निषेधात्मक द्वंद्वों का मिश्रण। उपागम परिहार द्वंद्व के कुछ उदाहरण हैं। एक व्यक्ति नई मोटरसाइकिल तो खरीदना चाहता है किंतु उसका मासिक भुगतान नहीं देना चाहता। मोटापा है किंतु भोजन करना चाहता है और किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती है जिसे उसके माता पिता नापसंद करते हैं। जीवन के अनेक महत्वपूर्ण निर्णयों में इस प्रकार के उपागम परिहार द्वंद्व के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कुंठा का एक प्रमुख स्रोत अभिप्रेरणात्मक द्वंद्व है। अपने जीवन में हम प्रायः अनेक परस्पर प्रतिस्पर्धी बलों से प्रभावित होते हैं जो हमें भिन्न भिन्न दिशाओं में खींचते हैं। ऐसी परिस्थितियों में द्वंद्व परिलक्षित होता है। अतः एक ही समय में अनेक इच्छाओं तथा आवश्यकताओं का अस्तित्व द्वंद्व की विशेषता है। द्वंद्व की सभी परिस्थितियों में किसी एक विकल्प का चयन करना, दूसरे विकल्पों को छोड़ देना कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे उनके एक दूसरे की अपेक्षा अधिक या कम बल अथवा महत्व का होना और पर्यावरणीय कारक। द्वंद्वात्मक परिस्थितियों का समाधान प्रत्येक विकल्प के पक्ष तथा विपक्ष के तर्कों पर सोच विचार करने के बाद ही करना चाहिए। एक बात यहाँ नोट करने योग्य है कि द्वंद्व के कारण कुंठा होती है जिसकी परिणति आक्रामकता में हो सकती है। उदाहरण के लिए, एक युवा जो कि एक संगीतज्ञ बनना चाहता है किंतु माता पिता के दबाव में प्रबंधन की शिक्षा ग्रहण कर रहा है, वह अपने माता पिता की अपेक्षाओं के अनुरूप निष्पादन नहीं कर पा रहा है। उससे यदि उसके खराब निष्पादन के बारे में पूछताछ की जाए तो वह आक्रामक हो सकता है। स्व अभिप्रेरणा। स्वयं आपको तथा दूसरों को अभिप्रेरित करने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पहला, आप जो भी करें योजनाबद्ध तथा व्यवस्थित ढंग से करें। दूसरा, अपने लक्ष्यों का प्राथमिकता के आधार पर क्रम निर्धारण करना सीखें। उनका 1, 2, 3 इस क्रम से निर्धारण कीजिए। तीसरा, अल्पकालिक लक्ष्य निर्धारित करें, कुछ दिनों में, 1 सप्ताह, 1 माह इत्यादि। चौथा, अपने लक्ष्य को पाने पर स्वयं को पुरस्कृत कीजिए। आप अपने आप को एक नई कलम, चॉकलेट या किसी अन्य वस्तु
जिसकी आपको चाह है उसे पुरस्कृत कर सकते हैं, किंतु उसे किसी लक्ष्य के साथ जोड़ दीजिए। 5वां, प्रत्येक बार लक्ष्य प्राप्त करने पर स्वयं अपनी प्रशंसा एक उपलब्धि करने वाले के रूप में कीजिए। कहिए, वाह, मैंने ये कर लिया, मैं इस कार्य में वास्तव में अच्छा हूँ, मैं वास्तव में कार्य चतुराई से करता हूँ, इत्यादि। 6, यदि लक्ष्य प्राप्त करना कठिन प्रतीत होने लगे तो उसे छोटे अंशों में विभाजित कर लीजिए और तब एक एक अंश को पूर्ण कीजिए। 7वां, अपने अपेक्षित लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अपने कठिन परिश्रम के परिणाम का सदा मानसिक चित्रण या कल्पना करने का प्रयत्न करते रहिए। संवेगों का स्वरूप। स्वाति बहुत प्रसन्न है। आज उसका परीक्षा फल घोषित हुआ है और उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह उल्लासोन्मादित है, किंतु उसका मित्र प्रणय दुखी है क्योंकि उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है। उनके मित्रों में कुछ स्वाति की उपलब्धि से ईर्ष्या का अनुभव कर रहे हैं। जीवन अपनी आशा के अनुरूप प्रदर्शन न कर पाने के कारण अपने आप से क्रुद्ध है। वह दुखी है क्योंकि उसके माता पिता काफी निराश होंगे। हर्ष, दुख, आशा, प्रेम, उत्तेजना, क्रोध, घृणा तथा अनेक अन्य भावनाएं हम सब दिन भर के दौरान अनुभव करते हैं। संवेग का पद अक्सर भावना तथा मनस्थिति का पर्यायवाची समझा जाता है। भावना संवेग के सुख दुख की विमाओं को निर्दिष्ट करती है। इसमें अक्सर शारीरिक क्रियाएं भी अंतर्निहित होती हैं। मनस्थिति कुछ लंबे समय तक बनी रहने वाली भावावस्था है, किंतु यह संवेग से कम तीव्र होती है। यह दोनों ही पद संवेग के संप्रत्यय की अपेक्षा अधिक संकुचित हैं। संवेग उद्वेलन, आत्मनिष्ठ भावनाओं तथा संज्ञानात्मक व्याख्या का एक जटिल स्वरूप होता है। संवेग, जैसा कि हम अनुभव करते हैं, हमारे भीतर गति लाते हैं तथा इस प्रक्रिया में शरीर क्रियात्मक तथा मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाएं अंतर्निहित होती हैं। संवेग एक आत्मनिष्ठ भावना है, अतः संवेग का अनुभव एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होता है। आधुनिक मनोविज्ञान ने मूल संवेगों को पहचानने का प्रयास किया है। यह देखा गया है कि कम से कम 6 संवेग सब जगह अनुभव किए जाते हैं तथा पहचाने जाते हैं। ये हैं क्रोध, विरुचि, भय, प्रसन्नता, दुख तथा आश्चर्य। इजार्ड ने 10 मूल संवेगों का एक समुच्चय प्रस्तुत किया है। ये हैं हर्ष, आश्चर्य, क्रोध, विरुचि, अवमान, भय, शर्म, अपराध, अभिरुचि तथा उत्तेजना। इनकी संयुक्तियां अन्य प्रकार के संवेग उत्पन्न करती हैं। प्लूचिक के अनुसार 8 मूल या प्राथमिक संवेग होते हैं। अन्य सभी संवेग इन्हीं मूल संवेगों के विभिन्न मिश्रणों के ही परिणाम होते हैं। उन्होंने इन संवेगों को 4 विरोधी युग्मों के रूप में प्रस्तुत किया है। ये हैं हर्ष, विषाद, स्वीकृति, विरुचि, भय, क्रोध तथा आश्चर्य, पूर्वाभास। संवेगों में तीव्रता, उच्च निम्न तथा गुणों, प्रसन्नता, दुख, भय के आधार पर अंतर होता है। आत्मनिष्ठ कारक तथा स्थिति परक संदर्भ संवेगों के अनुभवों को प्रभावित करते हैं। ये कारक हैं लिंग, व्यक्तित्व तथा कुछ प्रकार की मनोविकृतियां। साक्ष्य बताते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं क्रोध के अतिरिक्त अन्य संवेगों का अधिक तीव्रता से अनुभव करती हैं। पुरुषों में क्रोध को अधिक तीव्रता तथा अधिक आवृत्ति में अनुभव करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस लिंग भेद को पुरुषों स्पर्धात्मक तथा महिलाओं संबंधन एवं देखभाल से जुड़ी सामाजिक भूमिकाओं पर आरोपित किया जाता है। संवेगों के शरीर क्रियात्मक आधार। दिव्या नौकरी पाने के लिए व्याकुल है। उसने साक्षात्कार के लिए अच्छी तैयारी की है और आत्मविश्वास का अनुभव कर रही है। जैसे ही वह साक्षात्कार कक्ष में जाती है और साक्षात्कार प्रारंभ होता है, वह अत्यधिक तनाव में आ जाती है। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगता है और वह उपयुक्त तरीके से उत्तर देने में असमर्थ हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? किसी ऐसी घटना के बारे में सोचने की कोशिश कीजिए जो इससे मिलती हुई हो और जिसका अनुभव स्वयं आपने किया हो। क्या आप उसका कोई संभाव्य कारण सोच सकते हैं? जैसा कि हम आगे देखेंगे, जब हम किसी संवेग का अनुभव करते हैं तो अनेक शरीर क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। जब हम उत्तेजित, भयभीत या क्रुद्ध होते हैं तो इन शारीरिक परिवर्तनों को चिह्नित करना अपेक्षाकृत सरल होता है।
जब आप किसी चीज़ के बारे में उत्तेजित या क्रुद्ध होते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि आपकी हृदय गति बढ़ जाती है, सिर चकराने लगता है, पसीना आने लगता है तथा हाथ पांव में कंपन होने लगता है। परिष्कृत उपकरणों की सहायता से उन शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों का यथार्थ मापन किया जा सकता है जो संवेग की अनुभूति के साथ उत्पन्न होते हैं। स्वायत्त तथा कायिका तंत्रिका तंत्र दोनों ही संवेगात्मक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। संवेग का अनुभव तंत्रिका शरीर क्रियात्मक सक्रियकरण की श्रृंखला पर निर्भर करता है, जिसमें चेतक, अचेतक, उपवल्कुटीय व्यवस्था तथा प्रमस्तिष्कीय वल्कुट महत्वपूर्ण रूप से अंतर्निहित होते हैं। वे व्यक्ति जिनके मस्तिष्क के इन क्षेत्रों में व्यापक क्षति हो जाती है, उनकी संवेगात्मक योग्यताएं दोषपूर्ण होते हुए देखी गई हैं। प्रयोगों में शिशुओं तथा वयस्कों में भी विभिन्न मस्तिष्क के क्षेत्रों में चयनात्मक सक्रियकरण भिन्न भिन्न संवेगों का उद्वेलन प्रदर्शित करता है। संवेग के शरीर क्रियात्मक सिद्धांतों में सबसे पुराने सिद्धांतों में से एक जेम्स 1884 द्वारा दिया गया था और लैंगे ने उसका समर्थन किया था, अतः इसे जेम्स लैंगे सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरणीय उद्दीपक विसेरा या अंतरांग आंतरिक अंग जैसे हृदय तथा फेफड़े में शरीर क्रियात्मक अनुक्रियाएं उत्पन्न करते हैं जो कि पेशीय गति से संबद्ध होते हैं। उदाहरण के लिए अप्रत्याशित अत्यंत तीव्र शोर के द्वारा चौंकना अंतरांगी तथा पेशीय अंगों में सक्रियकरण को उत्पन्न करता है जिसका अनुसरण करता है संवेगात्मक उद्वेलन। दूसरे शब्दों में जेम्स लैंगे सिद्धांत का तर्क यह है कि आपके शारीरिक परिवर्तनों का आपके द्वारा किया गया प्रत्यक्षण, जैसे किसी घटना के बाद सांस का तेज चलना, हृदय की तेज धड़कन, टांगों का दौड़ना, संवेगात्मक उद्वेलन को उत्पन्न करता है। इस सिद्धांत का निहितार्थ यह है कि विशिष्ट घटनाएं या उद्दीपक विशिष्ट शरीर क्रियात्मक परिवर्तनों को उत्तेजित करती हैं तथा व्यक्ति इन परिवर्तनों का जिस प्रकार से प्रत्यक्षण करता है, संवेगों की अनुभूति उसी का परिणाम होती है। किंतु इस सिद्धांत को बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा और इसका उपयोग कम किया जाने लगा। एक अन्य सिद्धांत कैनन 1927 तथा बॉड के 1934 के द्वारा प्रतिपादित किया गया। कैनन-बॉड सिद्धांत कैनन-बॉड थ्योरी का दावा है कि संवेगों की सारी प्रक्रिया की मध्यस्थता चेतक के द्वारा की जाती है, जो कि संवेग उत्दीपित करने वाले उद्दीपकों के प्रत्यक्षण के पश्चात यह सूचना सैकलिक रूप से प्रमस्तिष्कीय वल्कुट, कंकाल पेशियों तथा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को देता है। इसके बाद प्रमस्तिष्कीय वल्कुट पूर्व अनुभवों के आधार पर प्रत्यक्षित उद्दीपक की प्रकृति का निर्धारण करता है। यह संवेग के आत्मनिष्ठ अनुभव का निर्धारण करता है। इसी समय अनुकंपी तंत्रिका तंत्र तथा मांसपेशियां शरीर क्रियात्मक उद्वेलन उत्पन्न करते हैं जो व्यक्ति को क्रिया करने के लिए तैयार करते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो तंत्रों में विभक्त होता है, अनुकंपी तथा परानुकंपी। ये दोनों तंत्र परस्पर अन्योन्य तरीके से कार्य करते हैं। एक दबाव में स्थिति में अनुकंपी तंत्र शरीर को स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करता है। यह व्यक्ति के आंतरिक परिवेश को सशक्त करता है और हृदय गति, रक्तचाप, रक्त में शर्करा की मात्रा इत्यादि में कमी न होने देने के लिए नियंत्रित करता है। यह व्यक्ति में शरीर क्रियात्मक उद्वेलन का उत्प्रेरण करता है जो व्यक्ति को दबाव में स्थिति का सामना करने के लिए संघर्ष अथवा पलायन अनुक्रिया के लिए तैयार करता है। जब खतरा टल जाता है तब परानुकंपी तंत्र सक्रिय हो जाता है तथा संतुलन वापस लाने के लिए शरीर को शांत करता है। वह ऊर्जा संरक्षण तथा पुनर्नवीकरण करता है तथा व्यक्ति को सामान्य स्थिति में पुनः लौटाता है। अनुकंपी एवं परानुकंपी तंत्र यद्यपि परस्पर विरोधी तरीके से कार्य करते हैं, किंतु वे संवेगों के अनुभव तथा अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने में परस्पर पूरक हैं। संवेगों की शरीर क्रिया। केंद्रीय तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र संवेगों के नियमन में
अत्यावश्यक भूमिका का निर्वाह करते हैं। चेतक यह तंत्रिका कोशिकाओं के समूह से संगठित होता है तथा संवेदी तंत्रिकाओं के प्रसारण केंद्र का कार्य करता है। चेतक का उत्तेजन भय, दुश्चिंतता तथा स्वायत्त प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। कैनन तथा बॉर्ड 1931 का संवेग का सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि चेतक की भूमिका समस्त संवेगों को प्रारंभ करने तथा चलाए रखने में महत्वपूर्ण है। आदर्श चेतक यह संवेगों के नियम का प्राथमिक केंद्र समझा जाता है। यह समस्थिति संतुलन का भी नियम करता है, स्वायत्त क्रियाओं तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव को नियंत्रित करता है तथा संवेगात्मक व्यवहारों के कायिक स्वरूप को व्यवस्थित करता है। उपवलकुटीय तंत्र चेतक तथा अदश चेतक के साथ उपवलकुटीय तंत्र भी संवेगों के नियम में अत्यावश्यक भूमिका का निर्वाह करता है। गलतुंडिका उपवलकुटीय व्यवस्था का एक भाग है जो संवेगात्मक नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है तथा संवेगात्मक स्मृतियों के निर्माण में अंतर्निहित है। वलकुट संवेगों में वलकुट घनिष्ठ रूप से अंतर्निहित है, किंतु इसके गोलार्ध परस्पर विरुद्ध भूमिका निभाते हैं। वाम अग्रवलकुट विध्यात्मक भावनाओं से संबद्ध है, जबकि दाहिना अग्रवलकुट निषेधात्मक भावनाओं से संबद्ध है। असत्य खोज असत्य का सूचन करने वाले यंत्र को पॉलीग्राफ भी कहते हैं, क्योंकि ये कई शारीरिक प्रतिक्रियाओं का एक ही समय आलेखित अभिलेख लेते हैं जो व्यक्ति के शारीरिक उद्वेलन का मापन करते हैं। विशिष्ट रूप से एक असत्य संसूचक रक्तचाप, हृदय गति, श्वास की गति और गहराई तथा गैल्वेनिक त्वक अनुक्रिया में होने वाले परिवर्तनों का मापन करता है। जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है उससे कुछ तटस्थ प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे मूल रेखा का निर्धारण किया जा सके। सरल प्रश्नों के पश्चात ऐसे विशिष्ट प्रश्न पूछे जाते हैं जो इस प्रकार निर्मित होते हैं कि वे आपराधिक ज्ञान पर आधारित अनुक्रियाएं दे सकें, जो कि जिस अपराध की जांच की जा रही है उसमें अनुमानतः उस व्यक्ति के लिप्त रहने की जानकारी प्रदान करते हैं। असत्य संसूचक या पॉलीग्राफ तंत्रिका शरीर क्रियात्मक क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों का अभिलेख तैयार करता है जो संदेहास्पद व्यक्ति में इन प्रश्नों का उत्तर देने के दौरान घटित होते हैं। यद्यपि पॉलीग्राफ कई वस्तुपरक अभिलेख तैयार करता है, किंतु इन अभिलेखों की व्याख्या परीक्षक के आत्मनिष्ठ निर्णय पर बहुत अधिक निर्भर करती है। ऐसा भी संभव है कि परीक्षण के दौरान घटित होने वाले अनेक असंबद्ध कारक जैसे भय, दुश्चिंतता या पीड़ा व्यक्ति के उद्वेलन स्तर को प्रभावित कर देते हैं। व्यक्ति के लिए इसके साथ भी झूठ बोलना संभव है, इसीलिए पॉलीग्राफ के परिणाम संदिग्ध होते हैं, किंतु फिर भी इसका उपयोग कानून व्यवस्था वाली एजेंसी के द्वारा असत्य की खोज के लिए किया जाता है। संवेगों के संज्ञानात्मक आधार आज अधिकांश मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि हमारे संज्ञान अर्थात हमारी प्रत्यक्षण, स्मृतियाँ एवं व्याख्याएं हमारे संवेगों के आवश्यक अवयव हैं। स्टैनली स्कैस्टर तथा जेरोम सिंगर ने संवेगों के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जिसके अंतर्गत संवेगों के दो अवयव हैं, शारीरिक उत्तेलन तथा संज्ञानात्मक लेबल। उनका अनुमान है कि हमारे संवेगों की अनुभूति हमारे तत्कालिक उद्वेलन के प्रति जागरूकता के द्वारा उत्पन्न होती है। उनका यह भी विश्वास है कि हमारे संवेगों में शरीर क्रियात्मक समानता होती है। उदाहरण के लिए, आपका हृदय उस समय तेजी से धड़कता है जब आप उत्तेजित, भयभीत या क्रुद्ध होते हैं। आप शरीर क्रियात्मक रूप से उद्वेलित होते हैं तथा बाह्य वातावरण का इस आशा से अवलोकन करते हैं कि इस उद्वेलन की व्याख्या कर सकें।
इस प्रकार उनका मत है कि किसी संवेगात्मक अनुभव के लिए उद्वेलन की चेतन व्याख्या की आवश्यकता होती है। यदि आप शारीरिक कसरत के कारण भी उद्वेलित हैं और कोई आपको चिढ़ाता है, तो वह उद्वेलन जो कसरत के कारण पहले ही हो चुका है, अब इस छेड़खानी पर झूठे ही आरोपित कर दिया जाता है। सेक्टर तथा सिंगर 1962 ने प्रतिभागियों को एपाइनफ्राइन के इंजेक्शन दिए। यह एक उच्च स्तर का उद्वेलन उत्पन्न करने वाली औषधि है। इसके बाद इन प्रतिभागियों से दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करने को कहा गया, जो कि या तो उल्लासोन्माद जैसे रत्ती की टोकरी पर कागज फेंकना या क्रोध जैसे पैर पटकते हुए कमरे के बाहर जाना के घोतक थे। जैसा कि पूर्वानुमान किया गया था, दूसरों के उल्लासोन्मादित एवं क्रोधित व्यवहार ने प्रतिभागी के स्वयं के उद्वेलन की व्याख्या को प्रभावित किया। संवेगों के सांस्कृतिक आधार। अब तक हम संवेगों के शरीर क्रियात्मक तथा संज्ञानात्मक आधारों की ही चर्चा करते रहे हैं। इस खंड में संवेगों में संस्कृति की भूमिका का परीक्षण किया जाएगा। अध्ययनों से यह पता लगा है कि अधिकांश मूल संवेग सहज या जन्मजात होते हैं और उन्हें सीखना नहीं पड़ता। अधिकांशतः मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि संवेगों, विशेषकर चेहरे की अभिव्यक्तियों के प्रबल जैविक बंधन होते हैं। उदाहरण के लिए, वे बालक जो जन्म से दृष्टिहीन हैं तथा जिन्होंने दूसरों को मुस्कुराते हुए या दूसरों का चेहरा भी नहीं देखा है, वे भी उसी प्रकार मुस्कुराते हैं या माथे पर बल डालते हैं जिस प्रकार कि सामान्य दृष्टि वाले बालक। किंतु विभिन्न संस्कृतियों की तुलना करने पर यह स्पष्ट होता है कि संवेगों में अधिगम की प्रमुख भूमिका होती है। यह दो प्रकार से होता है। प्रथम, सांस्कृतिक अधिगम संवेगों के अनुभव की अपेक्षा संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियों में मुक्त सांवेगिक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि कुछ दूसरी संस्कृतियां मॉडलिंग तथा प्रबलन के द्वारा व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपने संवेगों को सीमित रूप से प्रकट करना सिखाती हैं। द्वितीय, अधिगम उन उद्दीपकों पर बहुत निर्भर करता है जो सांवेगिक प्रतिक्रियाएं जनित करते हैं। यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि वे व्यक्ति जो लिफ्ट, मोटर गाड़ी इत्यादि के प्रति अत्यधिक भय, दुर्भीति प्रदर्शित करते हैं, उन्होंने यह भय मॉडल, प्राचीन अनुबंधन या परिहार अनुबंधन के द्वारा सीखे होते हैं। संवेगों की अभिव्यक्ति। क्या आपको यह ज्ञात हो जाता है कि कब आपका मित्र प्रसन्न होता है या दुखी या तटस्थ सा होता है? क्या वह आपकी भावनाओं को समझ पाता है? संवेग एक आंतरिक अनुभूति होता है जिसका दूसरे सीधे प्रेक्षण नहीं कर सकते। संवेगों का अनुमान उनके वाचिक तथा अवाचिक अभिव्यक्तियों के द्वारा ही होता है। ये वाचिक तथा अवाचिक अभिव्यक्तियां संचार माध्यम का कार्य करती हैं तथा इनके द्वारा व्यक्ति अपने संवेगों की अभिव्यक्ति करने तथा दूसरों की अनुभूतियों को समझने में समर्थ होता है। संस्कृति एवं संवेगात्मक अभिव्यक्ति। संचार के वाचिक माध्यम में वाचिक शब्द तथा बोलने की दूसरी विशेषताएं जैसे स्वर मान या पिच तथा बोली का ऊंचापन सन्निहित हैं। भाषा की ये दूसरे अवाचिक विशेषताएं तथा कालिक विशेषताएं पराभाषीय कहलाती हैं। दूसरे अवाचिक माध्यमों में चेहरे के हाव भाव, गतिक मुद्रा, भंगिमा तथा शरीर की गति तथा समीपस्थ आमने सामने की अंतःक्रिया में भौतिक दूरी, व्यवहार भी निहित हैं। चेहरे के हाव भावों से होने वाली अभिव्यक्ति सांवेगिक संचार का सबसे अधिक प्रचलित माध्यम है। चेहरा क्योंकि सबके समक्ष पूरी तरह अनावृत रहता है, अतः चेहरे से अभिव्यक्त होने वाली सूचना का प्रकार तथा मात्रा आसानी से समझ में आ जाती है। व्यक्ति के संवेगों का सुखद या दुखद होना तथा उनकी तीव्रता चेहरे के हाव भाव से आसानी से प्रकट हो जाती है। मुख की अभिव्यक्ति हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। डार्विन के इस मत को पुष्ट करने वाले कुछ शोध प्रमाण प्राप्त होते हैं, जैसे कि मूल संवेगों बेसिक इमोशंस की मुख
द्वारा अभिव्यक्ति हर्ष, भय, क्रोध, विरुचि, दुख तथा आश्चर्य जन्मजात तथा सार्वभौम होती है। शारीरिक गति संवेगों के संचार को और भी सरल बना देती है। क्या आप अपनी शारीरिक गति में उस समय भिन्नता महसूस कर सकते हैं जब आप क्रुद्ध होते हैं या जब आप शर्मीलापन महसूस करते हैं? थिएटर तथा नाटक बहुत ही अच्छा अवसर यह समझने के लिए प्रदान करते हैं कि संवेगों के संचार में शारीरिक गति का क्या प्रभाव होता है। चेष्टा तथा समीपस्थ व्यवहारों की भूमिका भी इस संबंध में महत्वपूर्ण है। आपने अवश्य देखा होगा कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों जैसे भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथक तथा अन्य में भी आंखों, टांगों तथा उंगलियों की क्रिया द्वारा कैसे संवेग अभिव्यक्त होते हैं। नृत्यांगनाओं, नर्तकों को हर्ष, दुख, प्रेम, क्रोध तथा अन्य प्रकार के संवेगों की अभिव्यक्ति के लिए शरीर की गति तथा अवाचिक संचार के नियमों का कठिन प्रशिक्षण दिया जाता है। यह ज्ञात है कि संवेगों में अंतर्निहित प्रक्रियाएं संस्कृति द्वारा प्रभावित होती हैं। संप्रति शोध विशेष रूप से इस प्रश्न पर केंद्रीकृत है कि संवेगों में कितनी सर्वव्यापकता या सांस्कृतिक विशिष्टता पाई जाती है। इनमें से अधिकांश शोध मुख्य अभिव्यक्तियों पर किए गए हैं। क्योंकि मुख का प्रेक्षण सरलता से किया जा सकता है, वह जटिलताओं से अपेक्षाकृत मुक्त होता है तथा वह संवेग के आत्मनिष्ठ अनुभव तथा प्रकट अभिव्यक्ति के बीच एक कड़ी का कार्य करता है। किंतु फिर भी इस बात पर बल देना आवश्यक है कि संवेग केवल मुख द्वारा ही अभिव्यक्त नहीं होते। एक अनुभव किया हुआ संवेग अन्य अवाचिक माध्यमों जैसे टकटकी लगाकर देखने, चेष्टा, पराभाषा तथा समीपस्थ व्यवहार इत्यादि से भी अभिव्यक्त होता है। चेष्टा, शरीर भाषा के द्वारा व्यक्त संवेगात्मक अर्थ एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में भिन्न होता है। उदाहरण के लिए चीन में ताली बजाना आकुलता या निराशा का सूचक है तथा क्रोध को हंसी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। मौन भी विभिन्न संस्कृतियों में भिन्न भिन्न अर्थ व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए भारत में गहरे संवेग कभी कभी मौन द्वारा भी व्यक्त किए जाते हैं, जबकि पाश्चात्य देशों में यह व्याकुलता या लज्जा को व्यक्त कर सकता है। टकटकी लगाकर देखने में भी सांस्कृतिक भिन्नताएं पाई जाती हैं। यह भी देखा गया है कि लैटिन अमेरिकी तथा दक्षिण यूरोपीय लोग अंतःक्रिया कर रहे व्यक्ति की आंखों में टकटकी लगाकर देखते हैं, जबकि एशियाई लोग, विशेषकर भारतीय तथा पाकिस्तानी मूल के लोग, किसी अंतःक्रिया के दौरान दृष्टि को परिधि अंतःक्रिया करने वाले से दूर से दृष्टिपात पर केंद्रित करते हैं। संवेगात्मक आदान प्रदान के दौरान शारीरिक दूरी, सान्निध्य विभिन्न प्रकार के संवेगात्मक अर्थों को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी लोग अंतःक्रिया करते समय बहुत निकट नहीं आना चाहते, जबकि भारतीय लोग नज़दीकी का प्रत्यक्षण आरामदेह स्थिति के रूप में करते हैं। वास्तव में कम दूरी में छूना या स्पर्श करना संवेगात्मक उष्णता या सहृदयता का परिचायक समझा जाता है। उदाहरण के लिए यह पाया गया कि अरबी मूल के लोग उन उत्तर अमेरिकी लोगों के प्रति विमुखता महसूस करते हैं जो अंतःक्रिया के दौरान सूंघने की दूरी अत्यधिक निकट के बाहर रहकर ही अंतःक्रिया करना पसंद करते हैं। संस्कृति एवं संवेगों का नामकरण। मूल संवेग श्रेणीगत नामों या लेबल तथा विस्तारण में भी परस्पर भिन्न होते हैं। दाहिटी भाषा में अंग्रेजी के शब्द क्रोध के लिए 46 लेबल या नाम है। जब उत्तरी अमेरिकियों से मुक्त रूप से लेबल लगाने को कहा गया तो क्रोध अभिव्यक्त करने वाले चेहरे के लिए उन्होंने 40 लेबल दिए तथा अवमानना अभिव्यक्त करने वाले चेहरे को देखकर 81 लेबल दिए। जापानियों ने विभिन्न संवेग अभिव्यक्त करने वाले चेहरों को देखकर भिन्न भिन्न लेबल प्रस्तुत किए। प्रसन्नता अभिव्यक्त करने वाले चेहरे को देखकर 10 लेबल, क्रोध 8 लेबल तथा घृणा 6 लेबल के लिए लेबल की मात्रा अलग अलग थी। प्राचीन चीनी साहित्य में 7 संवेगों का उल्लेख है, जिनके नाम है हर्ष, क्रोध, दुख, भय, प्रेम, नापसंद तथा पसंद।
प्राचीन भारतीय साहित्य में 8 प्रकार के संवेगों को चिह्नित किया गया है, जिनके नाम हैं प्रेम, आमोद, प्रमोद, ऊर्जा, आश्चर्य, क्रोध, शोक, घृणा तथा भय। पाश्चात्य साहित्य में कुछ संवेग जैसे प्रसन्नता, दुख, भय, क्रोध तथा घृणा को एक समान रूप से मनुष्यों के लिए मूल समझा जाता है, जबकि कुछ अन्य संवेग जैसे आश्चर्य, अवमानना, शर्म तथा अपराध बोध को सबके लिए मूल नहीं समझा जाता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि कुछ मूल संवेग सभी लोगों द्वारा अभिव्यक्त किए जाते और समझे जाते हैं, चाहे उनमें नृजाति या संस्कृति के आधार पर कितने भी अंतर हों, तथा कुछ संवेग किसी संस्कृति विशेष के लिए विशिष्ट होते हैं। यह याद रखना आवश्यक है कि संवेगों की सभी प्रक्रियाओं में संस्कृति की विशेष भूमिका है। संवेगों की अभिव्यक्ति तथा अनुभूति दोनों ही संस्कृति विशेष के प्रदर्शन नियमों के द्वारा प्रभावित होती हैं, जो कि उनकी मध्यस्थता एवं रूपांतरण दोनों करती हैं, अर्थात उन दशाओं की सीमा तय करती हैं जिनमें संवेगों की अभिव्यक्ति की जा सकती है तथा जितनी तीव्रता से वे प्रदर्शित किए जाते हैं। निषेधात्मक संवेगों का प्रबंधन। कोई ऐसा दिन जीने का प्रयास कीजिए जब आपने किसी संवेग का अनुभव ना किया हो। आप शीघ्र ही समझ जाएंगे कि ऐसे जीवन की कल्पना करना ही कठिन है जिसमें संवेग ना हो। संवेग हमारे दैनिक जीवन तथा अस्तित्व के अंश हैं। वे हमारे जीवन के ताने बाने तथा अंतर्वैयक्तिक संबंधों को बनाते हैं। संवेग एक सांतत्य के अंश हैं। किसी संवेग को अनेक तीव्रताओं पर अनुभव किया जा सकता है। आप थोड़ी सी प्रसन्नता या उल्लास का, थोड़ा विचार मग्नता या शोकाकुलता का अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि हम में से अधिकांश लोग संवेगों में संतुलन बनाए रखने में सफल होते हैं। जब द्वंद्वात्मक परिस्थिति होती है तो व्यक्ति उसके साथ समायोजन करने का प्रयास करते हैं तथा सामना करने के लिए या तो कार्योन्मुख या रक्षा उन्मुख उपाय अपनाते हैं। ये समायोजी उपाय उन्हें कुछ असामान्य संवेगात्मक प्रक्रियाओं जैसे दुश्चिंतता, अवसाद इत्यादि को करने से रोकते हैं। दुश्चिंतता, एंग्जाइटी वह दशा है जो व्यक्ति उपयुक्त अहम रक्षा को न अपनाने के कारण हुई असफलता की स्थिति में विकसित कर लेता है। उदाहरण के लिए, यदि व्यक्ति अपने किसी अनैतिक कार्य जैसे काल, नकल या धोखाधड़ी या चोरी करना को तर्कसंगत ठहराने के रक्षा उपाय में असफल हो जाता है तो वह इस कार्य के परिणामों के बारे में तीव्र आशंका से ग्रस्त हो जाता है। दुश्चिंतित व्यक्तियों को ध्यान केंद्रित करने में तथा तुच्छ विषय पर भी निर्णय लेने में अत्यंत कठिनाई का अनुभव होता है। अवसाद की स्थिति व्यक्ति के तर्कसंगत सोचने की, वास्तविकता का अनुभव करने की तथा सक्षम रूप से कार्य करने की योग्यता पर विषम प्रभाव डालती है। वे व्यक्ति की मनोदशा को पूर्णतः अभिभूत कर देती है। अवसाद क्योंकि दीर्घकाल तक चलता है, अतः अवसादग्रस्त व्यक्ति में अनेक लक्षण विकसित हो जाते हैं, जैसे नींद आने में कठिनाई, मनःचालित क्षोभ या मंदन में वृद्धि होना, सोचने या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई तथा सामाजिक एवं वैयक्तिक क्रियाकलापों में नीरसता अनुभव करना इत्यादि। दैनिक जीवन में हम अक्सर द्वंद्वात्मक परिस्थितियों का सामना करते हैं। कठिन और दबाव में परिस्थितियों में किसी व्यक्ति में बहुत से निषेधात्मक संवेग जैसे भय, दुश्चिंतता, विरुचि इत्यादि विकसित हो जाते हैं। यदि इस प्रकार के निषेधात्मक संवेगों को लंबे समय तक चलते रहने दिया जाए तो वे व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। यही कारण है कि अधिकांश दबाव प्रबंधन के कार्यक्रम संवेगों के प्रबंधन को दबाव प्रबंधन के लिए आवश्यक मानते हैं। संवेग प्रबंधन का फोकस निषेधात्मक संवेगों में कमी तथा विध्यात्मक संवेगों में वृद्धि करने पर होता है। यद्यपि अधिकांश शोधकर्ताओं का फोकस निषेधात्मक संवेगों जैसे क्रोध, भय, दुश्चिंतता इत्यादि रहा है, किंतु निकट समय में विध्यात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र ने उत्कर्ष हासिल किया है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, विध्यात्मक मनोविज्ञान का सरोकार उन विशेषताओं के अध्ययन से है जो जीवन को वैभवशाली बनाती हैं, जैसे भरोसा, प्रसन्नता, सृजनात्मकता, साहस, आशावादिता, उल्लास इत्यादि।
आधुनिक काल में सफल संवेग प्रबंधन ही प्रभावी सामाजिक प्रबंधन की कुंजी है। निम्नलिखित युक्तियां संभवतः संवेगों के वांछित संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। आत्म जागरूकता को बढ़ाइए। अपने संवेगों और अनुभूतियों को जानिए, उनके प्रति जागरूक होइए। अपनी अनुभूतियों के क्यों तथा कैसे के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित कीजिए। परिस्थिति का वास्तविकतापूर्ण आकलन कीजिए। यह मत प्रतिपादित किया गया है कि संवेग के पूर्व घटना का मूल्यांकन किया जाता है। यदि घटना का अनुभव बाधा पहुंचाने वाला होता है तो आपका अनुकंपी तंत्रिका तंत्र उद्वेलित हो जाता है तथा आप दबाव का अनुभव करने लगते हैं। यदि आप घटना का अनुभव बाधा पहुंचाने वाले के रूप में नहीं करते तो कोई दबाव भी नहीं होता। अतः वस्तुतः आप ही यह निर्णय करते हैं कि दुखी और दुश्चिंतित अनुभव करें या प्रसन्न और शांत। आत्म परिवीक्षण कीजिए। इसके अंतर्गत सतत या समय समय पर अपनी पूर्व उपलब्धियों, संवेगात्मक और शारीरिक दशा तथा वास्तविक एवं प्रतिस्थानिक अनुभवों का मूल्यांकन शामिल है। एक सकारात्मक मूल्यांकन आपके स्वयं पर विश्वास की वृद्धि करेगा तथा कल्याण एवं संतोष की भावना बढ़ाएगा। आत्म प्रतिरूपण का निर्माण कीजिए। स्वयं अपना आदर्श बनिए। अपने पुराने अच्छे निष्पादन का बार बार प्रेक्षण कीजिए तथा उनका उपयोग भविष्य के लिए प्रेरणा और अभिप्रेरणा के रूप में और भी बेहतर निष्पादन के लिए कीजिए। प्रात्यक्षिक पुनर्व्यवस्था तथा संज्ञानात्मक पुनर्रचना। घटनाओं के दूसरे पहलू का निरीक्षण कीजिए तथा सिक्के के दूसरे पहलू पर भी ध्यान दीजिए। अपने विचारों का पुनर्गठन विध्यात्मक तथा संतोष प्रदान करने वाली अनुभूतियों में वृद्धि करने तथा निषेधात्मक विचारों का परिहार करने के लिए कीजिए। सृजनात्मक बनिए। कोई रुचि या शौक विकसित कीजिए। किसी ऐसी क्रिया जो आपकी रुचि की है तथा आपका मनोरंजन करती है में भाग लीजिए। अच्छे संबंधों को विकसित कीजिए तथा पोषण कीजिए। अपने मित्रों का चयन संभाल कर कीजिए। यदि आपके मित्र प्रसन्न और हर्षित होंगे तो उनके साथ सामान्यतः आप भी प्रसन्न होंगे। तदनुभूति रखिए। दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिए। अपने संबंधों को अर्थपूर्ण तथा मूल्यवान बनाइए। पारस्परिक रूप से सहायता मांग भी लीजिए और दीजिए भी। सामुदायिक सेवा में भागीदारी कीजिए। दूसरों की सहायता करके अपनी सहायता कीजिए। सामुदायिक सेवा उदाहरण के लिए किसी बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण बालक को कोई अनुकूली कौशल सीखने में सहायता कीजिए। करने से आपको अपनी कठिनाइयों के विषय में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त होगी। आपके क्रोध का प्रबंधन। क्रोध एक निषेधात्मक संवेग है। यह मन को कहीं और खींच ले जाता है या दूसरे शब्दों में क्रोध की दशा में व्यक्ति का नियंत्रण अपने व्यवहारात्मक कार्यों पर नहीं रहता। क्रोध का प्रमुख स्रोत अभिप्रेरकों का कुंठित होना है, किंतु क्रोध कोई प्रतिवर्त नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच का परिणाम है। ना तो यह स्वचालित है और ना ही नियंत्रण के परे है और ना ही यह दूसरों के द्वारा उत्पन्न होता है। यह व्यक्ति के द्वारा चयनित विकल्प के द्वारा उत्पन्न होता है। क्योंकि क्रोध आपके अपने चिंतन के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए उसका नियंत्रण भी आपके विचारों के द्वारा ही किया जा सकता है। क्रोध प्रबंधन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अपने विचारों की शक्ति को पहचानें। जान लीजिए कि आप अकेले आप ही इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसा आत्म संवाद न कीजिए जो आपको जला कर रख दे। निषेधात्मक भावनाओं को बढ़ाकर अतिरंजित मत कीजिए। दूसरों के व्यवहारों के पीछे इरादों तथा गुप्त अभिप्रेरकों का आरोपण मत कीजिए। दूसरे व्यक्तियों तथा घटनाओं के संबंध में अतार्किक विश्वासों को मत पनपने दीजिए। अपने क्रोध को व्यक्त करने के लिए रचनात्मक तरीके ढूंढिए। अपने क्रोध की अभिव्यक्ति की मात्रा तथा अवधि को नियंत्रित कीजिए। क्रोध के नियंत्रण के लिए अपने भीतर झांकिए, न कि बाहर। परिवर्तन लाने के लिए स्वयं को समय दीजिए। किसी आदत में परिवर्तन लाने में प्रयास और समय लगाना पड़ता है। अभिघातज उत्तर दबाव विकार।
कोई आपदा मानव समाज की क्रियाओं में गंभीर व्यवधान उत्पन्न कर देती हैं, जिससे विस्तृत भौतिक एवं पर्यावरणीय नुकसान होता है। इसकी भरपाई उपलब्ध संसाधनों से तत्काल संभव नहीं होती। यह आपदा प्राकृतिक जैसे भूकंप, तूफान, सुनामी हो सकती है या मनुष्य निर्मित जैसे युद्ध हो सकती है। इन आपदाओं में व्यक्ति जो मानसिक अभिघात अनुभव करता है, वह केवल उनके प्रत्यक्षण से लेकर उनका सामना करने तक कुछ भी हो सकता है, जो जीवन के अस्तित्व के लिए भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। इनमें से कोई भी दशा अभिघातज उत्तर दबाव विकार उत्पन्न कर सकती है, जहां व्यक्ति उन अभिघात पहुंचाने वाले अनुभवों को बारंबार अनैच्छिक रूप से सोचता है। वे पूर्व दृश्य बार-बार उसके मन में कौंध जाते हैं तथा काफी समय बीत जाने पर भी उस घटना से संबंधित विचार उसे भयंकर रूप से ग्रस्त किए रहते हैं। यह स्थिति व्यक्ति को सांवेगिक रूप से व्याकुल करती रहती है तथा व्यक्ति दैनिक जीवन की नियमित क्रियाओं के लिए उपयुक्त साधक युक्तियां विकसित नहीं कर पाता। विशिष्ट एवं पहचाने जा सकने वाले कुछ समायोजित व्यवहारों जैसे अवसाद तथा स्वायत्त उद्वेलन के स्वरूप में संवेग प्रकट होते हैं। परीक्षा दुश्चिंता का प्रबंधन। हममें से अधिकांश लोगों को परीक्षा के निकट आने पर पेट में मंथन तथा दुश्चिंता का अनुभव होने लगता है। वस्तुतः अधिकांश व्यक्तियों के लिए कोई भी वह परिस्थिति जहां उन्हें निष्पादन करना है तथा उन्हें ज्ञात है कि उन्हें निष्पादन का मूल्यांकन किया जाना है, एक दुश्चिंता उत्पन्न करने वाली परिस्थिति होती है। एक स्तर तक जो दुश्चिंता का होना आवश्यक है, क्योंकि वह हमें अभिप्रेरित करती है कि हम अपना सर्वोत्तम निष्पादन करें, किंतु दुश्चिंता का उच्च स्तर इष्टतम निष्पादन तथा उपलब्धि में बाधक होता है। दुश्चिंतित व्यक्ति शारीरिक एवं संवेगात्मक रूप से प्रबल रूप से उद्वेलित होता है और इसीलिए अपनी योग्यता के उच्चतम स्तर पर निष्पादन नहीं कर पाता। परीक्षा एक दबाव जनित करने की संभावना वाली परिस्थिति है तथा दूसरी दबाव में परिस्थितियों की तरह उसका सामना दो प्रकार की युक्तियों द्वारा किया जा सकता है: परिवीक्षण अथवा प्रभावोत्पादक क्रिया तथा भोथरा या कुंद हो जाना या परिस्थिति से पलायन। परिवीक्षण या मॉनिटरिंग के अंतर्गत दबाव में स्थिति से निपटारा करने के सीधे तथा प्रभावी क्रिया की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित युक्तियों के द्वारा परिवीक्षण किया जा सकता है। अच्छी तैयारी। परीक्षा की अच्छी तैयारी कीजिए तथा समय से पूर्व तैयारी कीजिए। अपने आप को पर्याप्त समय दीजिए। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा प्रश्न पत्रों के स्वरूप से परिचित हो जाइए। इससे आपको नियंत्रण एवं पूर्वानुमान का बोध होगा तथा परीक्षा के कारण दबाव की संभाव्यता में कमी आएगी। पूर्वाभ्यास कीजिए। आप स्वयं एक बनावटी परीक्षा दीजिए। अपने मित्र से कहिए कि वह आपके ज्ञान की परीक्षा लें। आप मानसिक रूप से कल्पना में भी पूर्वाभ्यास कर सकते हैं। कल्पना में अपने आप को पूरी तरह शांत होकर एवं विश्वास से भरकर परीक्षा देते हुए देखिए तथा कल्पना कीजिए कि आप उत्तम श्रेणी से सफल हुए हैं। प्रतिरोधक टीका लगाना। दबाव के लिए अपना टीकाकरण कीजिए। पूर्वाभ्यास तथा भूमिका निर्वहन के द्वारा आप परीक्षा की परिस्थिति का सामना करने के लिए शारीरिक तथा मानसिक रूप से अधिक तैयार हो सकते हैं तथा उसका सामना अधिक विश्वास के साथ कर सकते हैं। सकारात्मक चिंतन। अपने आप पर भरोसा कीजिए। अपने विचारों को व्यवस्थित कीजिए। उन विचारों को जो आपको चिंतित करते हैं क्रमवार व्यवस्थित कीजिए और फिर एक एक करके उनका समाधान कीजिए। अपनी प्रबलताओं और क्षमताओं पर अधिक जोर दीजिए। अपने आप को विद्यात्मक सोच और उत्साह बनाए रखने के लिए प्रेरित कीजिए। आलंब सहारा ढूंढिए। अपने मित्रों, माता पिता, शिक्षकों या अपने से वरिष्ठ जनों से सहायता मांगने में मत हिचकिचाइए।
अपने किसी निकट व्यक्ति के साथ दबाव में परिस्थिति के विषय में बातचीत करने से बोझ हल्का लगने लगता है तथा व्यक्ति को अंतर्दृष्टि विकसित करने में सहायता मिलती है। हो सकता है परिस्थिति उतनी खराब ना हो जितनी प्रतीत हो रही थी। दूसरी ओर भोथरी करने वाली युक्तियों में पलायन पर बल रहता है। यह सही है कि परीक्षा की स्थिति में ना तो पलायन वांछनीय है, ना संभव ही है। फिर भी निम्नलिखित युक्तियां उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। विश्राम करिए। शिथिल होकर विश्राम करना सीखिए। विश्राम की तकनीकें आपको शांत करती हैं क्या तथा अपने विचारों को पुनः गठित करने का अवसर प्रदान करती हैं। विश्राम की कई तकनीकें हैं। सामान्यतः इसके अंतर्गत किसी शांत जगह में आराम से बैठना या लेटना होता है। मांसपेशियों को ढीला छोड़कर बाह्य उत्तेजनाओं को कम करते हुए तथा विचार श्रृंखला को भी कम करते हुए फोकस करना होता है। व्यायाम। दबाव में स्थिति अनुकंपी तंत्रिका तंत्र को अति उत्तेजित कर देती है। इसके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को व्यायाम द्वारा दूसरे माध्यम की ओर मोड़ा जा सकता है। कुछ अवधि का हल्का व्यायाम या खेल आपको अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर केंद्रित करने में सहायता देगा। विध्यात्मक संवेगों में वृद्धि। विध्यात्मक संवेगों में वृद्धि। हमारे संवेगों का एक उद्देश्य होता है, वे हमें निरंतर परिवर्तनशील पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने में सहायता करते हैं तथा उनका महत्व हमारे अस्तित्व तथा कल्याण के लिए है। निषेधात्मक संवेग जैसे भय, क्रोध या विरुचि हमें मानसिक तथा शारीरिक रूप से ऐसे उद्दीपक जो चुनौतीपूर्ण हैं के प्रति तत्काल क्रिया करने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि भय ना होता तो हम विषधारी सर्प को हाथ में पकड़ लेते। यद्यपि निषेधात्मक संवेग इस प्रकार की परिस्थितियों में हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं, किंतु हमें संवेगों का अत्यधिक अथवा अनुप्रयुक्त उपयोग हमारे जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि यह हमारी प्रतिरोधक प्रणाली को क्षति पहुंचा सकता है तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। विध्यात्मक संवेग जैसे भरोसा, हर्ष, आशावाद, संतोष और आभार हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा हमारे भीतर संवेगात्मक कल्याण के भाव को जगाते हैं। जब हम विध्यात्मक संवेगों का अनुभव करते हैं तब हम विविध प्रकार के विचारों तथा संक्रियाओं के लिए स्वीकारोक्ति प्रदर्शित करते हैं। जो भी समस्याएं हमारे समक्ष हो, उनसे निपटने के लिए हम अधिक संभाव्यताओं तथा विकल्पों को सोच सकते हैं। इस प्रकार हम अग्रलक्षी हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि जिन लोगों को क्रोध तथा भय उत्पन्न करने वाली फिल्में दिखाई गईं, उनकी अपेक्षा उन व्यक्तियों ने जिन्हें हर्ष एवं संतोष प्रदर्शित करने वाली फिल्में दिखाई गईं, ऐसे कार्यों के बारे में अधिक विचार अभिव्यक्त किए जिन्हें वे कार्य रूप देना चाहेंगे। विध्यात्मक संवेग हमें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने तथा जल्दी से सामान्य स्थिति में लौटने के लिए अधिक योग्यता प्रदान करते हैं। वे हमारी दीर्घकालिक योजनाएं तथा लक्ष्य निर्धारित करने में तथा नए संबंधों का निर्माण करने में सहायता करते हैं। विध्यात्मक संवेगों में वृद्धि के लिए कुछ उपाय आगे हम देखेंगे। व्यक्तित्व विशेष गुण जैसे आशावाद, भरोसा करना, प्रसन्नता तथा विध्यात्मक आत्ममान। भयंकर परिस्थितियों में विध्यात्मक अर्थ खोजना, दूसरों के साथ उत्कृष्ट संबंध तथा निकट संबंधों का समर्थक जाल या नेटवर्क रखना, कामकाज तथा प्रवीणता उपलब्ध करने में व्यस्त रहना, विश्वास जिसमें सामाजिक आलंब, उद्देश्य तथा आशा और उद्देश्यपूर्ण जीवन यापन सम्मिलित हो। अधिकांश दैनिक घटनाओं की विध्यात्मक व्याख्याएं। सामवेगिक बुद्धि संवेगों की अभिव्यक्ति स्वयं अपने तथा दूसरों के लिए उनके नियमन पर निर्भर करती है। वे व्यक्ति जो अपने तथा दूसरों के संवेगों के प्रति जागरूक होते हैं तथा तदनुसार उनका नियम कर लेते हैं, वे सामवेगिक रूप से बुद्धिमान कहे जाते हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते, वे विसामान्य हो जाते हैं तथा अपसामान्य प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे अनेक प्रकार की मनोविकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। सामवेगिक बुद्धि से हम समझते हैं
वह योग्यता जिसके द्वारा स्वयं अपने तथा दूसरों के संवेगों का परिवीक्षण किया जाए, उनमें विभेदन किया जा सके तथा उस सूचना का उपयोग अपने चिंतन तथा क्रियाओं को निर्देशित करने के लिए किया जा सके। मेयर तथा सैलोवी 1999 सांवेगिक बुद्धि के संप्रत्यय में व्यक्ति के भीतर तथा अंतर वैयक्तिक दोनों प्रकार के तत्व अंतर्निहित हैं। व्यक्ति के भीतर के तत्वों में ऐसे कारक अंतर्निहित हैं जैसे आत्म जागरूकता, अपनी निषेधात्मक संवेगों तथा आवेगों को नियंत्रित रखने की योग्यता तथा स्व अभिप्रेरणा, गतिरोध के बाद भी उपलब्धि, अंतर्नोद, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कौशलों को विकसित करना तथा अवसर मिलने पर कार्य प्रारंभ करना। सांवेगिक बुद्धि के अंतर्वैयक्तिक तत्वों में दो अंश अंतर्निहित हैं: सामाजिक जागरूकता, दूसरों की भावनाओं के प्रति जागरूकता तथा उनके महत्व को समझना, तथा सामाजिक सक्षमता, वे सामाजिक कौशल जिनके द्वारा दूसरों के साथ समायोजन किया जा सकता है, जैसे कि टीम या दल का निर्माण, द्वंद्व प्रबंधन, संप्रेषण कौशल इत्यादि। सारांश: किसी विशेष लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट सतत व्यवहार की प्रक्रिया जो किन्हीं अंतर्नोद शक्तियों का नतीजा होती है को अभिप्रेरणा कहते हैं। अभिप्रेरणाएं दो प्रकार की होती हैं: जैविक तथा मनोसामाजिक। जैविक अभिप्रेरणा में फोकस अभिप्रेरणा के सहज या जन्मजात जैविक कारकों जैसे हार्मोन, तंत्रिका संचारक, मस्तिष्क संरचना, अर्धचेतक, उपवलकुटीय तंत्र इत्यादि पर केंद्रित होता है। जैविक अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं भूख, प्यास तथा काम। मनोसामाजिक अभिप्रेरणा उन अभिप्रेरकों की व्याख्या करती है जो प्रमुखतः व्यक्ति के उसके सामाजिक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित होते हैं। मनोसामाजिक अभिप्रेरकों के उदाहरण संबंधन की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, जिज्ञासा एवं अन्वेषण तथा शक्ति की आवश्यकता है। मैस्लो ने विभिन्न मानव आवश्यकताओं को आरोही पदानुक्रम में व्यवस्थित किया है, जो मूल शरीर क्रियात्मक आवश्यकताओं से प्रारंभ होकर फिर सुरक्षा की आवश्यकताएं, प्रेम तथा आत्मीयता की आवश्यकताएं, सम्मान की आवश्यकताएं और अंत में सबसे ऊपर आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं तक विस्तृत